हाँ जी, the very first application we're gonna do is for transformer. ठीक है, transformer is one of the most important invention in the 1920s 1920s नहीं 1890s बोल सकते हैं हम लोग. यूरोपियन इन्वेंशन. बहुत सारे यूरोपियन इंजीनियर्स ने म्यूचुअल इंडक्टेंस को स्टडी करके म्यूचुअल इंडक्शन से एक बहुत ही जबरदस्त वेरिएशन यहाँ पे डेवलप करा है एंड दे मेड इट ट्रांसफॉर्मर. व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मर थिंग? we all know that Indian government or any government, let's talk about India. We all know Indian government is like supplying us 220 to 240 volt 50 hertz alternating current. Getting it? 220 to 240 volt 50 hertz alternating current is something that is produced in India and supplied all across the nation. बट मेरे को एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो. अगर तुमको तुम्हारा मोबाइल फोन चार्ज करने का रहता है तो तेरे को 220 वोल्ट का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं. गेटिंग इट? तेरे को पंखा घुमाने का है खाली 220 वोल्ट चाहिए क्या? नहीं. एलईडी टीवी देखने का है 220 वोल्ट चाहिए क्या? नहीं. मोबाइल 5 वोल्ट पे चार्ज हो रहा है, टीवी 110 वोल्ट पे चल रहा है, पंखा 60 वोल्ट पे चल रहा है. गीजर चलाने का है तो एक 220 चाहिए क्या? नहीं. गीजर कुछ कुछ इतने बड़े गीजर रहते 350 पे चलते हैं, 300 वोल्ट पे चलते हैं. आयरन बॉक्स 350 में 350 के आसपास चलता है. गेटिंग इट? तो फिर तभी क्या करेगा? तभी कैसे करेगा? गेटिंग इट? तो ये सब तभी सवाल खड़े हो जाते हैं हमारे सामने कि तभी क्या करोगे, तभी उस टाइम पे कैसे डील करोगे. तो फिर उसका हमको ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ता है. तो हम लोग ने वही बोला कि भाई अगर गवर्नमेंट 220 वोल्ट दे रहे हैं, अगर हम लोग हर चीज 220 वोल्ट पे चलाएं तो हमारा हर चीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा. हमारा हर कोई चीज कुछ ना कुछ तरीके से माल फंक्शन करेगा एंड दैट माल फंक्शन वुड रिजल्ट इन सम और द अदर फॉर्म. इसीलिए हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर बनाया. तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कोई भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज्यादा दोनों कर सकता है. हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कर सकता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कर सकता है. सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ ट्रांसफार्मर. ठीक है, जो इतना दूर दूर से करंट आता है उसका लॉस हो जाता है तो उसको वो वापस से स्टेप अप करके आगे की तरफ पुश कर देता है. तो देखने में इट्स लुक लाइक दिस, ऐसा दिखता है. ये बहुत ही खतरनाक डिवाइस होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको सब पब्लिक प्लेस में रखते नहीं है कभी भी. वी कीप इट असाइड, वी कीप इट अलूफ. ठीक है, एक सिक्योर जगह पे जहाँ पे ज्यादा पब्लिक का इंटरेक्शन नहीं है वहां पे रखते हैं. पहले तुम देखोगे तो ऐसा रोड वगैरह में भी लाके छोड़ देते थे वो लोग, विच इज वेरी रॉन्ग. ठीक है, विच इज वेरी डेंजरस. उसको प्रॉपर फेंसिंग करके एक प्रॉपर एसोसिएशन के साथ में छोड़ना पड़ता है, तभी मतलब होता है, अदरवाइज इट्स टू रिस्की. ठीक है, बिकॉज ट्रांसफार्मर में एडी करंट बहुत पैदा होता है. आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में बताया था. तो एडी करंट की वजह से हमको एक कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है उसके अंदर. वो कूलिंग सिस्टम में क्या, इट्स ऑयल बेस्ड कूलिंग सिस्टम. तो वो पूरा दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर का जो शेल दिख रहा है, ये पूरा 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 शेल में वो ऑयल रोटेट होता है. एंड एडी करंट इतने बड़े तादाद में पैदा होता है कि वो ऑयल को लिटरली उबलता हुआ गर्म कर सकता है. एंड उस टाइम पे कभी कुछ अनहोनी हो गया, वो ये ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है और उसके से ऑयल के छितड़े उड़ जाते हैं, तो इट वुड बी वेरी डेंजरस बिकॉज ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है. इट कैन रिस्क लाइफ. इसलिए इसको हम लोग फेंसिंग वगैरह करके ऐसे अंदर रखते हैं और वी डू टेक केयर ऑफ इट टाइम टू टाइम. वी डू मेंटेनेंस ऑफ इट टाइम टू टाइम सो दैट ऐसे सब सिचुएशन देखने को ना मिले. ठीक है, तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं. एक वो ट्रांसफार्मर
जो वोल्टेज को बढ़ा देगा, इनपुट वोल्टेज से ज्यादा रहेगा, वो रहेगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और दूसरा ट्रांसफॉर्मर रहता है जो इनपुट वोल्टेज से तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज उसको ड्रॉप कर देता है, कम कर देता है, उसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो कैसे होता है? तो इट ऑल हैपेंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ओनली, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको कि एक ऐसा आयन कोर रहता है बीच में, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का या ई शेप का। ज्यादातर तो आज के जमाने में तुम देखोगे ई शेप का आयन कोर होता है। तो वो ई शेप का जो आयन कोर है, उसको उसके एक साइड को, ठीक है, उसके एक साइड को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग देते हैं इस तरीके से, करेंगे। देन जो दूसरा साइड है, उसके दूसरे साइड को हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग देते हैं इस तरीके से। अभी आप देखेंगे प्राइमरी में वाइंडिंग्स कम है, सेकेंडरी में वाइंडिंग्स ज्यादा है। तो जब कभी भी प्राइमरी में वाइंडिंग्स कम रहता है, सेकेंडरी में वाइंडिंग्स ज्यादा रहता है, तो वी कॉल इट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। समझ में आया? इट वुड बी कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एंड जब कभी भी प्राइमरी में वाइंडिंग्स बहुत ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है, तो इट वुड बी नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि फ्लक्स पकड़ने के लिए कॉइल्स चाहिए ना, कॉइल्स ही नहीं रहेंगे तो कहां से पकड़ पाएगा फ्लक्स, कहां से फिर वो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उसका। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी सेकेंडरी। और आयन कोर क्यों यूज किया? पढ़ चुके हम लोग मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद हमको बहुत क्लियरली समझ में आया कि भाई ससेप्टिबिलिटी किसका अगर बहुत सुपीरियर है तो वो आयन कोर का है। तो हम लोग ये जो फ्लक्स पैदा होता है ना प्राइमरी में, ये जो इतने बड़े बड़े फ्लक्स के बड़े बड़े लहर फॉर्म होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में एग्जिट नहीं होना चाहिए या वो वेस्ट नहीं होना चाहिए करके हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग उसके अंदर से बांध के मजबूर कर देते कि तू जा इधर, करेंगे, तू वेस्ट नहीं हो सकता, तू उधर जा, करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। देन द सेकेंड थिंग इज, प्राइमरी में हमेशा इनपुट लगाया जाता है, सेकेंडरी में हमेशा लोड। लोड मतलब जिसको तुमको ये सप्लाई देना है। तो प्राइमरी वुड बी ऑलवेज इनपुट एंड सेकेंडरी वुड बी ऑलवेज द लोड वन। अगेन, transformers can only function with alternating current as a source. समझा? Transformers can only function as alternating current as a source. AC की जगह पे DC लगाया, it would not work. It is not going to function. Keep this thing in mind. क्यों? क्योंकि alternating current वेरिएशन इन वोल्टेज पैदा करता है और DC करंट कांस्टेंट वोल्टेज बनाएगा, जो कि इस फिनोमेना के लिए सूटेबल नहीं है। देन वर्किंग पे जाते हैं अभी, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ये सिंबल जरा देख के बताओ ना मेरे को। ये जो सिंबल है यहाँ पे ऐसे दिखा है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, बीच में आयन कोर। जरा सिंबल देख के बताओ, ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है रे? कोशिश कर दो। स्टेप डाउन। परफेक्ट, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि आप देखेंगे प्राइमरी में वाइंडिंग्स ज्यादा है कंपेयर टू सेकेंडरी। ओके, चलो ये एक समझ में। फिर एक बच्चा डाउट पूछता है कि सर अगर दोनों में कॉइल का टर्न सेम रहेगा तो क्या होएगा? ना स्टेप अप होगा ना स्टेप डाउन होगा, सेम वोल्टेज वुड बी ट्रांसफर्ड। समझा? एग्जैक्टली सेम वोल्टेज वुड बी ट्रांसफर्ड। तो वर्किंग देखते हैं भाई। वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का है कि प्राइमरी में लिंक, प्राइमरी में फ्लक्स पैदा होगा, दैट फ्लक्स वुड लिंक विद सेकेंडरी, ठीक है, एंड इट वुड बी ट्रांसफर्ड फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉइल्स। वो लिंक का वोल्टेज बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो जनरली लॉसेस तो होते हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट ऐसा 100% का ट्रांसफर नहीं होता है। देयर आर हीट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, देयर आर मेनी लॉसेस, क्योंकि दिन भर चलते रहते हैं ना, वो दिन भर चलते रहता है, अलग अलग लोड का कैपेसिटी सहते रहता है वो। बट द थिंग इन रियलिटी इज वी कैन नॉट से कि एक ट्रांसफॉर्मर 70% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है और 12th स्टैंडर्ड में पढ़े उसको। To make it simple, in 12th standard we study ideal transformer. हम लोग बोलते हैं कि let's consider an ideal transformer जिसमें कोई भी प्रकार का लॉसेस हुआ नहीं है। 100% power is transferred. Power is transferred. That is input power and output power is same. तो उससे हमारे यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिस्ट डेवलप होता है। हर एक कॉइल एक फ्लक्स पकड़ेगा, हर एक कॉइल, ठीक है।
तो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप हुआ ईपी, इट वुड बी सिंपली माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई को मैं लिखूंगा एन फाई, तो ये पार्ट जो है मेरा माइनस डी फाई पी बाई डी टी, इट शुड बी माइनस डी बाई डी टी, और फाई पी की जगह पे क्या लिखेगा मैं, एन टाइम्स ऑफ फाई लिखेगा, sorry np, number of turns. This will become minus np d phi by dt. Let us call it a. Likewise es क्या मिलेगा मुझे, minus d phi s by dt, which is minus d by dt of ns phi s, phi s नहीं ns phi, क्योंकि फ्लक्स और टर्न तो सबका सेम ही होता है, तो दिस वुड बी माइनस ns d phi by dt. Now guys, if you divide a and b, तुमने अगर a को डिवाइड किया b से, so this would look like ep upon es is equals to, ये d phi by dt कैंसिल हो जाएगा रे, और अपने पास क्या रह जाएगा मालूम है, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास रह जाएगा np अपॉन ns. समझा, इसको कुछ तो c बोल दे. Now what is the standard assumption we are carrying? The standard assumption we are carrying is input power. IP मतलब input power. Input power is always equals to output power, because for ideal transformer the efficiency is considered to be 100%. Efficiency is 1. Input power equals to output power. Power का क्या फॉर्मूला है रे? Power is voltage into current. तो इनपुट में कौन रहेगा, इनपुट में क्या रहेगा, इनपुट मतलब प्राइमरी, तो इनपुट पावर का फॉर्मूला हो जाएगा ईपी आईपी वुड बी इक्वल्स टू आउटपुट, कौन सा आउटपुट मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी में कौन रहता है ईएस आईएस, पी मतलब प्राइमरी इधर पे, एस मतलब ये, देयरफॉर क्या बनेगा ये बनेगा देयरफॉर ईपी अपॉन ईएस, ईपी अपॉन ईएस is equals to is upon ip. Getting it? ep upon es is equals to is upon ip. तो ये हम बोल देंगे d. On equating guys, on equating c and d, मुझे मिलेगा ep upon es is equals to np upon ns is equals to is upon ip. भाई साहब ये ट्रांसफॉर्मर का मेन कोर फॉर्मूला है, मेन कोर फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता बाहर. देन अगर गलती से किसी ने तुमको पूछ लिया कि एफिशिएंसी क्या होता है, अभी फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज 1, बट फॉर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर इट वुड बी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100. परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हैं दैट ईटा इज नथिंग बट इट इज ईएस, सॉरी हाँ बराबर, ईएस आईएस अपॉन ईपी आईपी इनटू 100. तो ये आपका एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला यहाँ पे हमने निपटा लिया. तो ये जो पूरा चीज दिखा है, दिस इज द लंप सम होल एंड सोल फॉर्मूला लिस्ट. और ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है, ये जो बड़ा वाला जो हमने बनाया फॉर्मूला, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल्स टू आईएस अपॉन आईपी. दिस इज transformers ratio, we call it transformers equation, which is always obeyed. Okay, and important point, आप point D देखेंगे तो you would see EP is inversely proportional to IP. Yes, यहाँ पे Ohm's law obey होता नहीं है, यहाँ पे Ohm's law obey होता नहीं है. प्राइमरी में obey होएगा, सेकेंडरी में होएगा, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में obey नहीं होएगा, बिकॉज फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज चेंज. टेम्परेचर अलग है इधर पे, टेम्परेचर अलग है उधर पे, गेटिंग इट, नंबर ऑफ टर्न्स अलग है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स अलग है वहां पे, तो फिजिकल स्टेट सेम नहीं है. तो ओम्स लॉ का शुरुआत ही था, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, सो द कंडक्टर का फिजिकल स्टेट इज नो मोर सेम, सो ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड. तो ट्रांसफॉर्मर जो है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ट्रांसफॉर्मर जो है हमेशा हाई वोल्टेज लो करंट और लो वोल्टेज हाई करंट प्रोड्यूस करेगा in order to balance the power.
It is always going to produce high voltage, low current, or low voltage, high current. Wrap it up. Note it down. मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखो तुम उसका. ये तो अपन लिख लिया है ये सब. ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. ठीक है. This was the introduction to transformer.